यहाँ पर हम बात करेंगे नियतिवाद व मानवीय स्वेच्छा की हम बात करेंगे। किसके संदर्भ? हम नीति शास्त्र और नैतिक उत्तरदायित्व के अंदर हम पढ़ रहे थे। इसमें हम बात करेंगे नियतिवाद, नियतिवाद, मानवीय स्वेच्छा। क्या होती है नियतिवाद व मानवीय स्वेच्छा? तो नियतिवाद व मानवीय स्वेच्छा में हम देखें कि अगली जिस चुनौती पर हम विचार कर रहे हैं वह नियतिवाद की उत्पत्ति, यानी संक्षेप में हम कह सकते हैं नियतिवाद का मानना है कि मानव के निर्णय व कार्य मोटे तौर पर बाहरी शक्तियों के द्वारा तय किए जाते हैं। लोग कोई जो स्वायत्तकर्ता नहीं है, जो किसी बात में अपना मर्जी से निर्णय कर सके, या उनकी कोई स्वेच्छा या फिर स्वतंत्र इच्छा शक्ति नहीं है। क्योंकि मानव मुक्तकर्ता नहीं है, वे कोई संचेतन या इच्छानुसार नैतिक चयन नहीं कर सकते। लोग अच्छे और बुरे कार्यों के बीच चुनाव नहीं कर सकते हैं। वे वास्तव में अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। परिणाम स्वरूप मानव नैतिकता अपना अर्थ ही खो देती है। मानव अपने कार्यों के लिए नैतिक दृष्टि से उत्तरदायी नहीं ठहराए जा सकते। यह प्रश्न है कि क्या मनुष्य की स्वेच्छा प्राप्त है? दर्शन शास्त्र में वाद विवाद का प्राचीनतम विषय रहा है। इस मुद्दे पर कुछ स्पष्टीकरण देना जरूरी है। अनेक मानवीय गतिविधियों में हम मान लेते हैं कि लोग आज़ादी से कार्य करते हैं और अपनी इच्छा अनुसार क्रिया करते हैं। और इस प्रकार जब एक ग्राहक रेस्टोरेंट के पाव भाजी का ऑर्डर देता है तो आज़ादी से क्रिया कर रहा है। और इस प्रकार के कार्य की तुलना में प्रकृति में अनेक घटनाएं स्वेच्छा के कार्य नहीं है। क्योंकि उदाहरण के लिए हम देखें, अगला जो चंद्र ग्रहण है किसी की इच्छा अनुसार नहीं हो सकता। यह आकाशीय पिंडों के चलन के मार्ग पर निर्भर करता है। आकाशीय पिंडों के मार्ग हैं वो पूर्णतः संयोगवश ही तय होते हैं। यदि मानव की क्रियाएं सूर्य ग्रहण जैसी पूर्णतः भविष्य कथनीय होती हैं तो हम कह सकते हैं कि मानव की क्रियाएं पूर्णतः संयोगवश निश्चित होती हैं। मानव को कोई स्वेच्छा नहीं है, लेकिन चूंकि मानव की क्रियाएं हैं भविष्य कथनीय नहीं है, हम कहते हैं कि मानव स्वतंत्र रूप से क्रिया करने में सक्षम है। इस विचार को असंगतिवाद कहते हैं। इसके अनुसार मानवीय स्वेच्छा संयोगवश यहाँ पर निश्चयन असंगत है। नियतिवाद का कथन है कि किसी भी समय किसी क्रिया या घटना के लिए कारण होते हैं जो यह सुनिश्चित करता है कि केवल वही क्रिया या घटना को अन्य कोई न कोई कार्य पूर्णतः संयोगवश निश्चित किया गया है। वह स्वेच्छा से कार्य नहीं हो सकता है। यदि वह स्वेच्छा का कार्य है तो पूर्णतः संयोगवश निश्चित हुआ है। यह पूर्णतः संयोगवश निश्चित किया हुआ नहीं हो सकता। अनेक दार्शनिक है नियतिवाद का समर्थन करते हैं। नियतिवाद से समस्या पैदा होती है क्योंकि यदि मानव को स्वेच्छा का अधिकार नहीं होगा तो उसके सभी कार्य संयोगवश तय किए जाएंगे और वे अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। और यदि कोई कार्य किसी व्यक्ति के डीएनए, दिमाग की वर्तमान हालत और पर्यावरणीय कारकों का परिणाम है तो उस पर व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं है। उसके कार्य विभिन्न बाहरी और आंतरिक कारणों के परिणाम स्वरूप होते हैं। उसे अनेक विकल्पों में से चुनने की स्वेच्छा नहीं होती है। ऐसी स्थिति में नैतिककर्ता का स्वतंत्रता से काम करने और अपने कार्य के लिए उत्तरदायी होने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को तभी कुछ करना चाहिए यदि ऐसा करना उसके बस में हो। स्थिति को देखने का दूसरा नजरिया भी है और यह नजरिया है संदिग्ध माना जा सकता है। हम पहले भी कह चुके हैं कि प्राकृतिक घटनाएं नियत यानी नियति के गत होती हैं, नियति के अनुसार होती हैं, क्योंकि उनके कारण प्राकृतिक होते हैं। लेकिन जब मानव क्रियाकलाप यूं ही नहीं होते हैं अपितु अक्सर और आधारभूत कारण होते हैं। क्या ऐसे कारण मानव कार्यों की नियति यानी नियतिगत नहीं बनाते, जिन्हें उनके होने से जोड़ा जा सकता है? जैसे इच्छा स्वतंत्रवाद, इसके दार्शनिक अर्थों में या फिर राजनीतिक अर्थों में नहीं। मानव कार्यों के लिए यह नियतिवाद कोई मूल्य नहीं रखता है। इच्छा स्वतंत्रतावाद यह जो इच्छा स्वतंत्रतावाद है यह तो मानता है कि मानव के कार्यों के आधार में अक्सर कारण होते हैं। मानव तर्क, मानव मस्तिष्क, मानव विचार मानव की इच्छाएं और आकांक्षाओं के संचालन से उत्पन्न होते हैं। मानव का इनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता है। ये आंतरिक और बाहरी तौर पर उन पर थोपे गए नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे तर्क उनके कार्यों का निर्मुक्त कराते हैं। इसका अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता कि मानव कार्य उस समय मुक्त है जब उसके पास कोई कारण न हो।
इस दशा में स्वेच्छा और प्रयोजनहीन व्यवहार अधिकतम मुक्त रहेगा। इसके कार्यों में मानव कारणों द्वारा विचलित हो सकते हैं, लेकिन वे अपनी मर्जी भी यहाँ पर चलाते हैं। मुक्त कार्य के बारे में बात करें कि मुक्त कार्य क्या होता है। जैसे कोई मुक्त कार्य की बात करें हम, मुक्त कार्य, तो मुक्त कार्य क्या होता है? इस प्रश्न को हम इस तरीके से देखते हैं कि मुक्त कार्य क्या होगा। जब मनुष्य को मुक्त रूप से व्यवहार करने वाला कहा जाता है, तो मुक्त कार्य तो उन स्थितियों में होते हैं जिनमें दो कारकों दबाव या आंतरिक दबाव नहीं होते हैं, यानी बाहरी दबाव भी ना हो और आंतरिक दबाव भी ना हो, वहां पर हम मुक्त कार्य कर सकते हैं। तो मुक्त कार्य उसी स्थिति के अंदर माना जाएगा। इसमें दो कारक व दबाव यानी आंतरिक दबाव हो सकता है, बाहरी दबाव हो सकता है। और बाहरी दबाव वाले और बाहरी दबाव रहित परिस्थिति के उदाहरण देना सरल है। यदि एक्स वाई से 500 रुपये का ऋण मांगता है, तो वाई पैसे निकाल करके एक्स को देता है। यह मुक्त रूप से व्यवहार कर रहा है। अगर वाई है वो पैसे निकाल करके देता है, तो इसका मतलब वो मुक्त रूप से व्यवहार कर रहा है। और जब मान लीजिए कि एक्स एक अंधेरे रास्ते से गुजर रहा है और उसके पास एक लुटेरा आता है और एक्स के सिर पर पिस्तौल तान कर उससे पर्स मांगता है। एक्स उसे अपना पर्स दे देता है। स्पष्ट है कि एक्स ने बाहरी दबाव में काम किया है। तो आंतरिक दबाव कैसे होता है? यह मानसिक दशाओं से उत्पन्न होते हैं जो माध्यम या फिर गंभीर भी हो सकते हैं। यानी अभिभूत बाध्यक जो होते हैं, यानी अभिभूतित है वाद्य का गड़बड़ी, ये एक उदाहरण बन सकता है। इस अवस्था में व्यक्ति कुछ क्रियाओं को दोहराता रहने से बचने में असमर्थ होते हैं। उदाहरण के लिए बाध्यकारी जांच है, यानी यात्रा करने जा रहे कुछ यात्री हैं, बारंबार यह जांचते रहते हैं कि उनका पासपोर्ट जो है, उनका पासपोर्ट, बोर्डिंग कार्ड, पैसे उनकी जेब में है या नहीं है। कुछ लोग यह सुनिश्चित करने के लिए अनेक बार जांच करेंगे कि रात सोने से पहले उन्हें दरवाजे ठीक से बंद कर दिए हैं या नहीं। यदि किसी की अभिभूतित बाध्यकारी गड़बड़ी है, तो वह तदनुसार उनकी क्रियाएं निश्चित की जा सकती हैं। इस विचार से यह तात्पर्य निकलता है कि मानव स्वेच्छा संयोगवश नियतिवाद पर निर्भर नहीं है। मानवीय स्वेच्छा बाहरी दबाव और आंतरिक मनोवैज्ञानिक दबावों से संबंधित होनी अनिवार्य है। लोग मुक्त रूप से व्यवहार उस समय करते हैं जब उन पर कोई बाहरी या आंतरिक दबाव नहीं होता है। ऐसी दशाओं में मानव मुक्त नैतिक करता है और उसके कार्यों के लिए उत्तरदायी है। अब तक हमने प्रमुख मतों पर विचार किया है, नीति शास्त्र के मूल्य और वैधता पर प्रश्न उठाते हैं। उनकी निकट परीक्षा करने पर पता चलता है कि ये नैतिक सिद्धांत और अभ्यास की कोई हानि नहीं कर पाते हैं। अब हम महत्वपूर्ण नैतिक प्रणालियों की जांच शुरू कर सकते हैं, किंतु ऐसा करने से पहले हमें मानवीय नैतिक उत्तरदायित्व के प्रश्न और उनके अधिक विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। यानी नैतिकता के निर्धारक क्या क्या हो सकते हैं, उनके बारे में हम बात कर सकते हैं। जैसे नैतिकता के निर्धारक, नैतिकता के निर्धारक क्या हैं? तो नैतिकता के निर्धारकों की बात करें, नैतिकता के निर्धारक शब्द है सामान्यतः नैतिकता के प्राचीन विवरणों में आते हैं। इसमें नैतिकता कर्ता के गलत कार्यों हेतु उसके उत्तरदायित्व और दोष की सीमा पर चर्चा होती है। अनेक परिस्थिति में अपराध करने वाला व्यक्ति स्पष्टतः दोषी होता है, लेकिन अनेक वैध कारण हो सकते हैं जिनसे गलत काम करने वाला व्यक्ति गलती के लिए अपने उत्तरदायित्व से पूर्णतः या अंशतः मुक्त हो सकता है। नैतिकता के निर्धारकों पर चर्चा करने से पहले हमें उन पहलुओं पर संक्षेप में यहाँ पर चर्चा करनी चाहिए। जैसे सहीपन या गलत होने का निर्णय केवल उन्हीं कार्यों के लिए किया जा सकता है जो स्वैच्छिक होते हैं। इसके लिए करने वाले की इच्छा होनी चाहिए, उसके द्वारा आशित होना चाहिए। कभी कभी कोई कार्य पहले से विचार किए बिना हो जाता है, जैसे कि दुर्घटनावश बंदूक चल जाती है। ऐसे में संबंधित व्यक्ति को संभवतः लापरवाही के लिए दोषी माना जा सकता है, अन्य किसी बात के लिए नहीं। नैतिककर्ता का कार्य स्वैच्छिक होता है। यदि वह पर्याप्त ज्ञान पर आधारित हो या पूर्णतः इच्छित हो, तो भी बात ज्ञान को काम करती है। यानी जो भी बात है ज्ञान को कम करती है और इच्छा में आशिक सहायता देती है, वह कार्य में स्वेच्छापन का कम करती है। कार्य की स्वेच्छा को कम करने वाली 3 बाधाएं देखी गई हैं। पहला है अज्ञान, दूसरा है अनियंत्रित मनोवेग और तीसरा है भय। ये कार्य की स्वेच्छा को कम करने वाली 3 बाधाएं हैं।
अब इन तीनों पर संक्षेप में हम चर्चा कर सकते हैं। तो तीन बाधाएं कौन कौन सी हैं यहाँ पर जो कार्य में बाधा करती है? एक तो है अज्ञान, दूसरी है अनियंत्रित मनोवेग, अनियंत्रित मनोवेग, और तीसरी है यहाँ पर, तीसरी हम कह सकते हैं कि भय है। यदि कोई कार्य अज्ञातवश किया जाता है तो यह इच्छा शक्ति के क्षेत्र से बाहर चला जाता है। कुछ भी अज्ञात स्वेच्छा नहीं हो सकता। हाँ, प्रभावित बनावटी अज्ञानता कोई बनावट नहीं हो सकती। जब कोई व्यक्ति जानता है या उसे जानना चाहिए कि भूखे रहने वाले लोगों को तकलीफ हो रही है, तो वह अज्ञानता का दावा नहीं कर सकता। यह बुद्धूपना भी होता है कि जब कोई व्यक्ति ऐसे मामले की जानकारी लेने का प्रयास नहीं करता है जो उसके लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार यदि प्रशासक लोग अपने काम के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते हैं तो वे बुद्धूपन वाले अज्ञान के दोषी हैं। और दूसरी ओर जैसे हम अशिक्षित ग्रामीण महिलाएं जिन्हें बहुत ही कम जानकारी हो पाती है, असली तौर पर अज्ञानी मानी जाती हैं। और व्यक्ति को याद रखना चाहिए कि अज्ञान कभी भी कानून के उल्लंघन का बहाना नहीं हो सकता। यदि कोई नैतिक कर्ता भावुक हो जाता है और अपनी इच्छा पर से अपना नियंत्रण खो देता है तो उसका कार्य है अनैच्छिक हो जाता है। और यह बात उस समय विचार में ली जाती है जब अचानक या गंभीर उत्तेजना में अपराध करने पर किसी अपराधी को हल्का दंड दिया जाता है। नैतिक विचारक का कहना है यहाँ पर कि तीव्र मनोवेग किसी व्यक्ति की इच्छा और तर्क शक्ति से नियंत्रित किए जाते हैं। जब तीव्र मनोवेग इच्छा पर नियंत्रण कर लेते हैं तो कार्य अनैच्छिक हो जाता है। तथापि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को अपने तीव्र मनोवेग को नियंत्रित करना चाहिए, उन्हें खुला नहीं छोड़ना चाहिए। यह विरल मामलों को छोड़ कभी भी बहाना नहीं बन सकेगा यहाँ पर। और अंत में लोग अनैच्छिक कार्यों को करने के लिए दबाव और हिंसा की धमकियों के कारण मजबूर हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति रोकड़िए के सिर पर पिस्तौल तान दे और रोकड़िए सारा धन उसे सौंप देता है तो रोकड़िए का यह कार्य स्पष्टतः अनैच्छिक है। ऐसे काम के लिए उसने कोई अपराध नहीं किया है, यद्यपि शारीरिक तौर पर उसने लुटेरे व्यक्ति को धन सौंपा था। नैतिक विचारक इस प्रश्न पर यह निश्चित करने के लिए चर्चा करते हैं कि कब कोई कार्य स्वैच्छिक होता है, कब कोई व्यक्ति अपने कार्यों के लिए नैतिक जिम्मेदारी से छूट मांग सकता है। हमने इस प्रश्न पर सामान्यतः परिप्रेक्ष्य में विचार किया है। इस प्रश्न पर विशिष्ट कार्यों के संदर्भ में विचार किया जा सकता है। किसी कार्य को नैतिकता है तीन बातों से स्पष्ट होती है या निश्चित होती है। पहला, सोचा हुआ अंत, प्रयुक्त साधन, साधनों को अपनाने से संबंधित परिस्थिति। कोई कार्य अच्छा है या बुरा है यह तय करने के लिए उसमें तीन पहलुओं की जांच करनी होती है। यह एक सामान्य सोच है कि किसी मामले में हम देखें, हल्का विस्तार से विश्लेषण करना जरूरी होगा। इसके बाद हम पैट्रिक जे सीरन और एथेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ए फिलोसफिकल अप्रोच में दिए गए विवरण के आधार पर व्यक्तिगत कार्यों की नैतिकता के निर्धारकों पर चर्चा करेंगे। और यहाँ पर इस विवरण में जरा भिन्न प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया गया है जो अधिकतर सेंट थॉमस एक्विनॉस के लेखन से ली गई है। किसी कार्य का नैतिक मूल्यांकन करने के लिए इस विवरण में तीन भागों में बांटा गया है। कार्य का उद्देश्य क्या है, वे परिस्थितियां जिसमें कार्य हुआ है और कार्य का प्रयोजन क्या है। तो ये तीन स्थितियों के बारे में हम मूल्यांकन करते हैं कोई भी कार्य नैतिक है कि नहीं है। कौन कौन से तीन भाग बांटे गए हैं यहाँ पर? पहला भाग है कार्य का उद्देश्य। दूसरा है यहाँ पर वे परिस्थितियां जिनमें कार्य हुआ है, वे परिस्थिति जिनमें कार्य हुआ है। और तीसरा है यहाँ पर वो है कार्य का। इन तीनों की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कार्य का उद्देश्य। प्रत्येक कार्य का एक उद्देश्य होता है जो उसकी प्रकृति या सार होता है। हमें देखना चाहिए कि व्याख्या वर्तमान प्रयोग में आने वाले शब्द उद्देश्य के सामान्य अर्थ से भिन्न है। उद्देश्य का एक अर्थ लक्ष्य या शिकार या प्राप्त करता है, जैसा कि टारगेट ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस में से किया जाता है।
उद्देश्य का दूसरा अर्थ होता है प्रयोजन, मंशा या लक्ष्य। लेकिन कार्य में 3 भागों के चीरन की सूची में उनके प्रयोजन को तीसरे भाग के रूप में अलग से बताया गया है। उद्देश्य को परिभाषित करने में यहाँ पर सीरन की सोच शास्त्रीय पंडिताऊपन की है, जो अरस्तु के द्वारा दी गई वस्तुएं, प्राणियों और विषयों के सार की परिभाषा का अनुसरण करती है। पाठक इस शब्दावली से अपरिचित हो सकते हैं, लेकिन जो बातें इससे ध्वनित होती हैं, बताई गई हैं, वे पर्याप्त रूप से सरल हैं। जैसे कि हर कार्य का एक उद्देश्य होता है जो इसे परिभाषित करता है, इसे अन्य कार्यों की ओर बढ़ाता है। उद्देश्य अच्छा बुरा उदासीन का या अच्छा बुरा या न बुरा भी हो सकता है। सच बोलना अच्छा है, झूठ बोलना गलत है। सत्य अपनी प्रकृति से ही अच्छा है और झूठ बोलना अपनी प्रकृति से ही बुरा है। नेक्स्ट हम बात करें कि किसी भी कार्य पर लागू होने वाले 3 सिद्धांत यहाँ पर दिए गए हैं। किसी भी कार्य जिसका उद्देश्य प्रकृति से भी बुरा है, हमेशा वैसा ही रहेगा। ना ही परिस्थिति, ना ही मंशा, ना ही प्रयोजन किसी भी प्रकार के उस कार्य की मूल और अंतर्भूत बुराई को बदल पाएंगे जिसका उद्देश्य बुरा है। चूंकि यहाँ उद्देश्य का अर्थ है सार, और यदि किसी कार्य का सार प्रकृति बुरी है तो वह बुरे गुणों को अपनाए रखेगा, और इस दृष्टिकोण में कोई परिस्थिति या प्रयोजन झूठ की प्रकृति को नहीं बदल सकते हैं। दूसरा होता है एक कार्य जो अच्छा है परिस्थिति या मंशा के कारण बुरा हो सकता है। जैसे संतान उत्पत्ति के लिए विवाह में काम क्रिया ठीक है, किंतु अवैध संबंध स्थापित करना या रंगरैली करना और चक्कर चलाना बुरा है। दूसरी स्थिति में परिस्थितियां बदल जाती हैं और एक अच्छी बात को बुरा बना देती हैं। तीसरा होता है ऐसा कार्य जो उदासीनता वाला हो, ना अच्छा हो ना बुरा हो, वह भी परिस्थिति और प्रयोजन के कारण अच्छा या बुरा हो सकता है। जैसे दौड़ लगाना अपने आप में न तो अच्छा है ना बुरा है, किंतु किसी एटीएम को लूटने के लिए दौड़ना बुरा है, और यदि दौड़ना किसी जलते हुए घर में फंसे हुए बच्चियों को या बच्चों को निकालने के लिए है तो अच्छा है। अब हम देखते हैं कार्य की परिस्थिति, यानी कार्य की परिस्थिति क्या बताती है। परिस्थिति जिसमें कार्य हुआ है, यानी कार्य की परिस्थिति। तो परिस्थिति में हमारा तात्पर्य उन विशेषताओं से है जो अमूर्त कार्य को अपनी ठोस और अंतर वस्तु दे सकती हैं। जैसे कार्य का सही होना या गलत होना कोई भौतिक नहीं अपितु नैतिक परिस्थिति पर निर्भर करता है। सामान्य लेन देन के लिए बैंक की तिजोरी को पैसा निकालने हेतु खोलना एक सामान्य कार्य है, लेकिन चोरी के लिए बैंक की तिजोरी खोलना एक अनैतिक कार्य है। कुछ परिस्थितियां कार्य की बुराई का बड़ा कर देती हैं और बढ़ा देती हैं। जैसे किसी विधवा के खाते में 20,000 रुपये की हेराफेरी करना किसी अमीर स्टॉक ब्रोकर के खाते में हेराफेरी करने से बहुत अधिक बुरा है। पहले मामले में कार्य का बुरापन अधिक हो गया है। ऐसी हल्का कर देने वाली परिस्थिति भी हो सकती है जो कार्य की बुराई प्रकृति को कम कर दे। यदि कोई लुटेरा रॉबिन हुड की तरह अमीरों से लूट कर गरीबों को देता है तो उसकी लूट कम अनैतिक होगी, किंतु दोनों ही उदाहरणों में कार्यों को अपनी अनैतिक प्रकृति बनी रहती है। परिस्थितियां उस समय विशिष्ट होती हैं जब वे उदासीन कार्यों को अच्छा या बुरा बना देती हैं, जब वे किसी कार्य में नए प्रकार की अच्छाई और बुराई जोड़ देती हैं। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति बिना किसी लक्ष्य के किए यूं ही पत्थर फेंक देता है तो उसका कार्य उदासीनता वाला है। फिर यदि वह किसी कुत्ते या बिल्ली को मारने के लिए पत्थर फेंकता है तो उसका कार्य अनैतिक है। कार्य के प्रयोजन की बात करें, कार्य का प्रयोजन क्या कहता है। कार्य का फल ही वह प्रयोजन है जो नैतिक कार्य के दिमाग में कार्य को करते समय या उस समय होता है जब उसकी ऐसा करने की मंशा होती है। एक कार्य के एकल और अनेक फल हो सकते हैं। प्रयोजन जिस प्रकार से कार्य की नैतिकता को प्रभावित करता है उसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक उदासीन क्रिया इसके प्रयोजन के आधार पर अच्छा या बुरा हो सकता है। व्यक्ति गेम खेलने और समय बिताने के लिए कंप्यूटर चलाना सीख सकता है, यह कार्य सामान्य तौर पर उदासीनता वाला है। वृद्धाश्रम के कामकाज में मदद के लिए व्यक्ति कंप्यूटर सीख सकता है, ऐसा करना अच्छी बात है। और दूसरी ओर बैंक खाता हैकिंग करने के लिए कंप्यूटर सीखा जा सकता है, जो कि एक अनैतिक कार्य है। नेक्स्ट हम देखें कि कोई कार्य जिनका उद्देश्य अच्छा हो अपने प्रयोजन के कारण कमोवेश अच्छा हो जाता है, और यदि कोई उचित कारण हेतु चंदा देता है तो अच्छा कार्य है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति चंदा मांगने वाले से पीड़ा छुड़ाने के लिए तो यह कार्य पहले जितना अच्छा नहीं है। यदि कोई व्यक्ति चंदा मांगने वाले को उकसाकर कोई अवांछनीय कार्य करवाने के विचार से चंदा देता है तो यह कार्य अनैतिक है। कोई कार्य जो मूलतः बुरा है नैतिक कार्य यानी नैतिकता के प्रयोजन के आधार पर और अधिक और कम गलत हो सकता है। झूठ बोलना गलत है, लेकिन किसी भी
को अपराध में फंसाने के लिए झूठ बोलना जुर्म है। बहुत अधिक गलत है, लेकिन किंतु यदि कोई व्यक्ति किसी निर्दोष व्यक्ति की सहायता करने के लिए झूठ बोलता है तो यह कार्य तब भी गलत होगा, किंतु उसकी गंभीरता कम हो जाएगी। जैसा कि पहले ही बताया गया कि एक मूलतः गलत कार्य कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। उसके अतिरिक्त अच्छा फल पाने के लिए बुरे साधनों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। लक्ष्य और साधन दोनों ही अच्छे होने चाहिए। घरेलू भाषा में कहें तो एक सड़ा हुआ सेब कमोबेश सड़ा ही रहता है। एक अच्छा सेब सड़ सकता है, एक साधारण सेब अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। नेक्स्ट ऑडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे नैतिक कर्ताओं का उत्तरदायित्व क्या है।